हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा कैसे फॉर्म होता है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कुछ अजम्पशन जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के फॉर्मेशन में लिए जाते हैं एंड सर्टेन रिजल्ट्स फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स जो कि वाइब्रेशनल लेवल्स के बारे में बताते हैं। तो मेजर अजम्पशन जो मानी गई थी वो ये थी कि हम ये लेके चलेंगे कि डायटोमिक मॉलिक्यूल एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेगा और क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि इस तरह के सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं वो दिए जाते हैं बाय द फॉर्मूला ई वी इक्वल टू वी प्लस हाफ एच न्यू। यहाँ पर v वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है जिसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती है, इंटीजर वैल्यूज़। न्यू जो है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल की फंडामेंटल या नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है जिसके बारे में लास्ट लेक्चर में बताया था। वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर को n से भी दिखा सकते हैं लेकिन यहाँ पे v से लेकर दिखाया गया है। ओके, तो ये एनर्जी जो रिप्रेजेंट करी गई है वो रिप्रेजेंट करी गई है जूल्स या स्टैंडर्ड या एसआई यूनिट में। एनर्जी के टर्म्स में हम लेवल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इनको हम मोर यूज़फुल रहेगा अगर हम इसको वेव नंबर के टर्म्स में एक्सप्रेस करें। और वेव नंबर में एक्सप्रेस करने के लिए एच सी से डिवाइड कर देंगे जिससे कि एनर्जी लेवल्स एफसाइनल वी से रिप्रेजेंट करे जाएंगे। एच सी से डिवाइड करने पर हमारे पास बचेगा न्यू अपॉन सी, यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट, और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय वेव नंबर वी बार। सो वेव नंबर के टर्म्स में वाइब्रेशनल लेवल्स जो हैं वो गिवन होंगे बाय द फॉर्मूला एफसाइनल वी इक्वल टू वी प्लस हाफ वी बार। तो यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी है कि वी बार जो है वो किसी भी गिवन डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा, एक कांस्टेंट क्वांटिटी या एक फिक्स्ड क्वांटिटी होगी, बिकॉज इट्स इक्वल टू न्यू अपॉन सी। न्यू जो है वो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करता है और सी जो है वो कांस्टेंट ही होता है। अब अगर इस फॉर्मूले में हम एक एक करके वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर्स की वैल्यू पुट करें तो हमें अलग अलग वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स की वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं वो है v इक्वल टू 0, और वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर को 0 रखने पर हमें एनर्जी लेवल मिलेगा एफसाइनल 0 जिसकी वैल्यू होगी v बार बाय 2। इसे बोला जाएगा ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल क्योंकि ये लोएस्ट एनर्जी वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ऐसे ही फिर जब हम नेक्स्ट वैल्यू रखेंगे v इक्वल टू 1 तो हमें नेक्स्ट एनर्जी लेवल मिलेगा जिसकी वैल्यू होगी एफसाइनल 1 इक्वल टू 3/2 वी बार, और इसे कहा जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और ऐसे ही हम v की कंटिन्यूस वैल्यू पुट करते रहेंगे और हमें डिफरेंट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स मिलते चले जाएंगे, जैसे कि एफसाइनल 2 इक्वल टू 5/2 वी बार एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जो मेन आइडिया है क्वांटम मैकेनिक्स का वो ये है कि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स जो हैं वो डिस्क्रीट होते हैं और लोएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल जो है वो वी बार अपॉन 2 वैल्यू पर होता है, और उसके बाद वो कंटिन्यूसली बढ़ती चली जाते हैं और इन्फिनिटी तक जा सकते हैं थ्योरेटिकली। नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि क्लासिकल मैकेनिक्स ऐसा नहीं कहती है। अगर हम क्लासिकल ऑसिलेटर की बात करेंगे तो वहाँ इस तरह का डिस्क्रीट बिहेवियर देखने को नहीं मिलता है। वहाँ एनर्जी 0 से स्टार्ट होती है और 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू अटेन कर सकती है, लेकिन यहाँ मिनिमम वैल्यू वी बार बाय 2 होगी और उसके बाद फिर नेक्स्ट वैल्यू 3/2 वी बार ही हो सकती है, बीच की कोई भी वैल्यू अलाउड नहीं होगी। तो इस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स के रिजल्ट का यूज़ करते हुए हम किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल की वेरियस वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो एक और अजम्पशन है जो अभी स्टार्टिंग में भी बताया था वो भी ध्यान रखना है कि हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर लेकर चल रहे हैं।
इन रियलिटी जो मॉलिक्यूल है वो एक परफेक्ट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव नहीं करता है और इस बिहेवियर से थोड़ा सा डेविएट करता है, और रियल मॉलिक्यूल मोर और लेस एक एन हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है। तो उसके लिए अलग तरीके का फॉर्मूला आता है, क्वांटम मैकेनिक्स अलग प्रिडिक्शंस देती है और एनर्जी लेवल्स भी थोड़े से अलग होते हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल जो सिंपलेस्ट केस है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मानकर ही करा जाएगा। एक और पॉइंट जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हम प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को देख रहे हैं, मतलब इस स्पेक्ट्रम को बनाते समय हम रोटेशनल एनर्जी लेवल्स पर ध्यान नहीं देंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि रोटेशनल एनर्जी लेवल्स क्या कर रहे होंगे या उनकी वजह से क्या फ़र्क पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल लेवल्स को ही कंसिडर करा जाएगा। ओके, तो ये जो एनर्जी वैल्यूज़ हैं इनको अब हम एनर्जी लेवल डायग्राम में प्लॉट करते हैं, और एनर्जी लेवल डायग्राम जो है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन को दिखा रही है और वर्टिकल एक्सिस एनर्जी को दिखा रही है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का प्लॉट और साथ ही साथ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स दोनों एक साथ प्लॉट करे गए हैं। तो ये जो रेड लाइंस हैं वो वाइब्रेशनल लेवल्स को दिखाती हैं। V=0 का मतलब है ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल है। V=1 जो है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, फिर V=2 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, एंड सो ऑन। लेफ्ट हैंड साइड में इनकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी वैल्यूज़ लिखी गई हैं इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर V⁻/2, 3/2 V⁻, 5/2 V⁻, एंड सो ऑन। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम है फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर या डायटोमिक मॉलिक्यूल कंसिडर्ड एज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब यहाँ पर एक जो बात इम्पॉर्टेंट है ऑब्जर्व करने वाली है वो ये है कि किन्हीं भी दो एनर्जी लेवल्स के बीच में या कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी लेवल्स के बीच में जो सेपरेशन है वो कांस्टेंट है। जैसे कि अगर हम V=0 और V=1 यानी कि ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बीच में डिफरेंस देखें तो वो आएगा V⁻ के इक्वल, और ऐसे ही 1 और 2 के बीच में देखें वो भी V⁻ के इक्वल आएगा, एंड सो ऑन। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि जो एनर्जी लेवल्स हैं वो इक्विडिस्टेंट होते हैं। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी लेवल्स के बीच का जो सेपरेशन है वो सेम रहता है फॉर अ गिवन मॉलिक्यूल और वो चेंज नहीं होता। अब जैसा कि हमने रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में देखा था कि अगर कोई मॉलिक्यूल मान लो ग्राउंड स्टेट में है या किसी भी गिवन एनर्जी लेवल में है, तो डिपेंडिंग अपॉन हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं या हम एमिशन स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूल लोअर से अपर लेवल पे जंप कर सकता है या अपर से लोअर लेवल पे जंप कर सकता है। जैसे कि हमने रोटेशनल में भी देखा था, से अगर मैं कहूँ कि मॉलिक्यूल जो है वो V=2 या सेकेंड एक्साइटेड स्टेट लेवल पे है, तो वहाँ से वो V=3 में भी जंप कर सकता है। थ्योरेटिकली अगर हम सोचें तो वो 3 में भी जंप कर सकता है, 4 में भी जंप कर सकता है और 5 में भी जंप कर सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल होंगी। और ऐसे ही अगर हम लोअर जंप्स की बात करें तो वो V=2 से 1 V=1 पे भी जंप कर सकता है और V=0 पर भी जंप कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक आइडिया आता है जो कि हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रा की स्टडी में भी देखा था, जिसे बोलते हैं सिलेक्शन रूल्स। सिलेक्शन रूल ये बताते हैं कि कौन सी जंप्स अलाउड हैं और कौन सी जंप्स अलाउड नहीं हैं। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की स्टडी के दौरान जो सिलेक्शन रूल अलाउड होता है वो है ΔV=±1। यानी कि जब हम मॉलिक्यूल को एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मानकर स्टडी करते हैं तो सिर्फ वही वाइब्रेशन जंप्स अलाउड होंगी जब वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर में जो चेंज है वो या तो +1 का होगा या -1 का होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मॉलिक्यूल V=2 पर है तो वहाँ से वो 3 पे जंप कर सकता है या वो 1 पे जंप कर सकता है, और कहीं नहीं। वो सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव लेवल्स पे ही जंप कर सकता है। उसके अलावा अगर वो V=2 से V=4 पे जंप करना चाहेगा तो उसका मतलब है कि वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर को 2 से चेंज होना पड़ेगा, जो कि अलाउड नहीं है फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर अजम्पशन। तो इसलिए हम जो अलाउड जंप्स मानेंगे उनमें सिर्फ हम कॉन्जिक्यूटिव लेवल्स के बीच की जंप को ही कंसिडर करेंगे।
तो अगर मैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मान के चलूँ तो अब हम ये देखना चाहेंगे कि अगर कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव लेवल्स के बीच में जंप हो रही है तो जो वेव नंबर चेंज है वो कितना होगा। तो वेव नंबर चेंज क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जो भी वेव नंबर चेंज होगा उसी फ्रीक्वेंसी पर या उसी एनर्जी पर लाइट एब्जॉर्ब होगी या इमिट होगी, जैसा कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा के दौरान भी मैंने एक्सप्लेन करा था। तो एनर्जी लेवल्स जहाँ पर होते हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट नहीं होती, जंप के दौरान जो डिफरेंस होता है उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी जो है वो एमिट या एब्जॉर्ब होती है। तो अगर अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की स्टडी में हम ये देखने की कोशिश करें कि दो कॉन्जिक्यूटिव वाइब्रेशनल लेवल्स के बीच में कितना वेव नंबर डिफरेंस है, तो उसके लिए हमने कैलकुलेशन करनी है एफसाइनल v+1 माइनस एफसाइनल v। इसका मतलब है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर मॉलिक्यूल लेवल v पे था और वहाँ से वो लेवल v+1 पे चले जाए तो इस दौरान कितना एनर्जी वेव नंबर डिफरेंस या एनर्जी डिफरेंस आएगा, और इसको कैलकुलेट करने पर आंसर आता है v बार। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव लेवल्स लें, इररिस्पेक्टिव कि वो कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव लेवल्स हैं, उनके बीच का डिफरेंस हमेशा ही सेम आएगा। ये मैंने पहले भी अभी बताया कि वाइब्रेशन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के वाइब्रेशनल लेवल्स के बीच में ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि वो सब इक्विडिस्टेंट हैं, और अगर वो इक्विडिस्टेंट हैं तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव लेवल्स के बीच में जो वेव नंबर सेपरेशन है या जो एनर्जी सेपरेशन है वो भी सेम होगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव लेवल्स हैं, भले ही हम 0 से 1 के बीच में देखें, 1 से 2 के बीच में देखें, 5 से 6 के बीच में देखें या 20 से 21 के बीच में देखें, सबके बीच में सेम ही सेपरेशन देखने को मिलेगा, और वो सेपरेशन है v बार। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात रहेगी रिगार्डिंग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड इट्स वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव लेवल्स, चाहे जैसे कि 0 to 1 v बार है, 1 से 2 के बीच का वेव नंबर डिफरेंस भी v बार है, एंड सो ऑन। अब अगर इसकी वजह से अब हम ये देखना चाहें कि जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा बनेगा उसमें जो लाइंस हैं वो कहाँ पर बनेंगी, तो ये हमें प्रोवाइड करेगा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब हम देखेंगे कि जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा बनता है उसमें जो वेव नंबर लाइन है वो कहाँ पर बनेगी और कैसी दिखाई देगी, या जो स्पेक्ट्रा है वो किस टाइप का होगा फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो आइडिया बड़ा सिंपल है कि हम ये मान के चलते हैं से कि हमारा मॉलिक्यूल जो है वो ग्राउंड स्टेट में था, यानी कि v=0 स्टेट में था। अब बाय द सिलेक्शन रूल वो v=0 से सिर्फ और सिर्फ v=1 पे ही जंप कर सकता है, और इसकी वजह से जो वेव नंबर चेंज आएगा वो आएगा v बार, क्योंकि ये पहले ही अभी हमने देखा कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव लेवल्स के बीच में जब जंप होगी तो सिर्फ v बार जितना ही वेव नंबर चेंज आएगा। तो अगर हम इस ट्रांजिशन को देखें जो कि इससे दिखाया गया है, यहाँ पे दिखाया गया है v=0 से v=1 पे, तो इस ट्रांजिशन की वजह से जो वेव नंबर डिफरेंस है वो है v बार, और जब इसको हम स्पेक्ट्रा में बनाएंगे तो इसका मतलब है कि v बार लोकेशन पे हमें एक एब्जॉर्प्शन लाइन या एक डार्क लाइन देखने को मिलेगी। ऐसे ही अगर हमारा मॉलिक्यूल v=1 पर है तो वो वहाँ से v=2 पर ही जंप कर सकता है, जो कि ये ट्रांजिशन दिखाया गया है, और इस ट्रांजिशन की वजह से जो डिफरेंस है वो भी v बार है। तो यानी कि फिर से उसी लोकेशन पे लाइन बनेगी, कोई नई लोकेशन पे लाइन नहीं बनेगी। सिमिलरली अगर हम 2 से 3 का जंप देखेंगे, यानी कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट की जंप देखेंगे, तो उनके बीच में भी v बार जितना ही डिफरेंस है, तो उसकी वजह से भी v बार लोकेशन पर ही हमें एब्जॉर्प्शन लाइन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव लेवल्स के बीच में सेम ही वेव नंबर डिफरेंस है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि ट्रांजिशन कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव लेवल्स में होगा, जो एनर्जी डिफरेंस है वो v बार ही रहेगा, जिसकी वजह से स्पेक्ट्रम में हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन देखने को मिलेगी, और वो लाइन v बार लोकेशन पे या v बार वेव नंबर पर देखने को मिलेगी। ये आइडिया जो हमने रोटेशनल लेवल्स या रोटेशनल स्पेक्ट्रा देखा था उससे काफ़ी डिफरेंट है। वहाँ पर क्या था कि जब हम
अलग अलग ट्रांजिशंस को देखते हैं तो वेव नंबर डिफरेंस अलग आता है, जिसकी वजह से जो वेव नंबर लाइंस बनती हैं वो भी अलग अलग लोकेशन पर देखने को मिलती हैं और हमें कई सारी लाइंस देखने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव लेवल्स के बीच में डिफरेंस सेम है, उनके बीच में होने वाले ट्रांजिशन की वजह से हमेशा हमें एक ही लोकेशन पर लाइन देखने को मिलेंगी। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि अगर हम एक प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करें अंडर द अजम्पशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो उस स्पेक्ट्रम में हमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लाइन ही देखने को मिलेगी। रियलिटी में लाइन नहीं होती है, वो हम देखेंगे कि रियलिटी में थोड़ा सा क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर्स में थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे कि क्या क्या होता है इन रियलिटी, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की जो अजम्पशन है वो ब्रेक हो जाती है इन रियल सिचुएशन और एन हार्मोनिक ऑसिलेशन मानना पड़ता है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हम मॉलिक्यूल को एन हार्मोनिक ऑसिलेटर माने तो तब किस तरीके का स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा।